सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इससे लास्ट की दो वीडियो में मैंने जो कवर किया था वो मैंने किया था सम बेसिक कंसेप्ट के इंट्रोडक्शन, मैटर, सॉलिड, प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड, मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, फिजिकल प्रॉपर्टी दो तरह की, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। उसके बाद हमने किया था मेजरमेंट, यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, प्रीफिक्स। एंड उससे सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस जो किया था वो किया था हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो बेटा सबसे पहले जो इसमें लॉ आता है हमारा वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये प्रॉस्ट ने दिया था। ओके, ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, that is total mass remain constant। remain constant बहुत छोटा सा लॉ है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये। ओके, तो इसमें जो हमारा आता है वो आता है, कहने का मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक मैं सिंपल सा ले रहा हूँ, जैसे C+O2 गिव्स अस CO2। तो ये आपका पार्ट है रिएक्टेंट और ये आपका पार्ट है प्रोडक्ट। तो बेटा कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 12 ग्राम। ठीक है, 12 U होता है। और इसका होता है आपका क्या कहते हैं 32। तो उसको अगर आप ऐड करते हो तो आता है 44। और अगर आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ भी क्या है 44। तो अगर आप देखें तो ये दोनों मासेस क्या आए हैं आपके सेम आए हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन इसमें आता है जेई पे भी। जैसे मान लो आपसे कह देगा कि मैं यहाँ पे एक कोई छोटा सा क्वेश्चन रख रहा हूँ, जैसे कह देगा कि 30 ग्राम NaOH react with 40 ग्राम HCl and 20 ग्राम वाटर इज फॉर्म। ठीक है, 20 ग्राम वाटर बना है, 30 ग्राम आपका क्या कहते हैं NaOH है, जब रिएक्ट किया 40 ग्राम HCl से। तो फाइंड मास ऑफ NaCl इफ इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो देखो बेटा NaOH जब रिएक्ट करता है, जब NaOH रिएक्ट करता है HCl से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NaOH प्लस HCl, तो देता है बेटा आपका NaCl प्लस वाटर। ना सारे मास हमें गिवन है और वो कह रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ओबे कर रहे हैं, यानी इसका टोटल मास इज इक्वल टू इसका टोटल मास। ओके, आगे हम इसको बैलेंसिंग के थ्रू भी प्रूव करेंगे कि किस तरह। तो यहाँ पर ये है बेटा आपका 30, ये आपका दिया है आपको 40, ये NaCl आपको दिया है कितना, NaCl निकालना है, और वाटर दिया है 20। तो यू कैन ईजिली फाइंड दैट दिस इम्प्लाइज x यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 50 ग्राम। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लॉ नोट डाउन, प्रॉस ने दिया था ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ दूसरा जो लॉ आता है इसमें, जो दूसरा इसमें लॉ आता है वो क्या आता है, जो दूसरा इसमें लॉ आता है सेकंड लॉ, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या कांस्टेंट प्रपोर्शन भी कहते हैं। ओके, ये लेवोशियर ने दिया था, एंटोइन लेवोशियर ने दिया था। ये क्या कहता है कि इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड the element are always combined in a fixed ratio
बाय मास और बाय वेट। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फेमस एग्जांपल वाटर का है। जैसे बेटा मान लो आप 2-3 सोर्स से वाटर ले रहे हो, से आप सी से ले रहे हो वाटर, ठीक है, आप अपने टैप से ले रहे हो वाटर, ओके, और मान लो चलो यही दो लेके चलते हैं कि ये दो जगह से या ग्राउंड से ले रहे हो आप, ओके, वाटर ले रहे हो। तो अगर आप तीनों में देखो तो वाटर में 2H और 1O, 2H और 1O, 2H और 1O, ठीक है। द कंपोजिशन इज़ फिक्स, ओके। बाय मास मतलब देखिए हाइड्रोजन का एक का मास 1 U होता है, यानी कि 1 ग्राम मान लेके चलते हैं, तो ये होता है 2:16, 2:16, 2:16। एवरी टाइम द कॉम्बिनेशन इज़ फिक्स्ड, कंपोजिशन इज़ फिक्स्ड बाय मास, ठीक है। तो देखो 2H और 1O, 2H 1O, 2H 1O, तो 2:16, 2:16, 2:16 फिक्स है। इट डजेंट मैटर सोर्स क्या है, ओके, नोट डाउन। नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका लॉ आता है इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, then the different mass of element that combine with fixed mass of other element bear a simple whole number ratio। रीड द स्टेटमेंट। चलो समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो ये क्या कहना चाहता है कि जैसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ वाटर H2O2 से रिएक्ट करके 2 कंपाउंड बनाता है, एक बनाता है H2O, एक बनाता है H2O2, ठीक है, 2 कंपाउंड बनाए इसने, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसमें इसका तो मास फिक्स है, फिक्स मास, तो इनका जो मास होगा, सेकंड एलिमेंट का मास होगा, इट विल बी अ होल नंबर रेशो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या आएगा 2:16, यहाँ का आएगा 2:32। सो इन दोनों का जो रेशियो का मास होगा ये क्या है 16:32, यानी 1:2, ओके। बट याद रखें दूसरे एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए, ओके। एक और चीज़ देखते हैं, जैसे S+O2 2 कंपाउंड बनाता है, SO2, SO3। अब यहाँ पे S का मास फिक्स है, उधर H2 का मास फिक्स था, तो यहाँ पे क्या होगा 32:32, 32:48। नाउ रेशियो विल बी 32:48 विच इज़ 2:3। समझ आई? सो व्हेन 2 एलिमेंट combine to form more than 2 compound, then the ratio of the masses that combine with the fixed mass of other element will be a whole number ratio। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, पहले आप नोट कर लो। नोट कर लिया? 1 2 3 4 5। देखो बेटा एक और क्वेश्चन मैं इसमें करा देता हूँ। बहुत जगह पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, और ये क्वेश्चन पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। देखिए जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो वो कुछ कंपाउंड बनाता है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे वो बनाता है NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है। तो वो यहाँ पे बोलेगा कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। बताइए क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है?
चलो ट्राई कर लिया। ओके, अब देखो बेटा, जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक का मास फिक्स कर देना है। ओके, आपको क्या कर देना है, एक का मास फिक्स कर देना है। तो आप देखो यहाँ पर n और यहाँ पे o, n का मास होता है 14 और o का मास कितना होता है 16। ठीक है, यहाँ पे n का 14 और o का 16। ठीक है, यहाँ पे n का कितना है 14 और o का कितना है 32। यहाँ पे n का कितना है 28 और o का कितना है 48। यहाँ पे n का कितना है 28 और o का कितना है 64। यहाँ पे n का कितना है 28 और o का कितना है 80। ठीक है, ओके। तो अब देखो आपको क्या करना है, फिक्स मास। वैसे तो आप ये कह सकते हैं हाँ ये फॉलो कर रहा है इसके लिए और यहाँ पर इनके लिए फॉलो कर रहा है। तो देखो इन 3 के लिए अलग फॉलो कर रहा है, इन 2 के लिए अलग फॉलो कर रहा है। अगर वो कहता है पाँचों फॉलो कर रहे हैं तो पाँचों फॉलो करने के लिए आपके पास बेस्ट तरीका क्या है, याद कि आप सबके मास को कॉन्स्टेंट कर दो। समझे, कॉन्स्टेंट करने का मतलब समझिए, जैसे सबको 14 में कर दो। तो जैसे ये 14 तो एक नया आपका जो रेशो बनेगा n/o का, वो क्या बनेगा, यहाँ है 14, यहाँ है 16, यहाँ है 14, यहाँ है 32, यहाँ है 14 तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 24, यहाँ है 14 तो यहाँ कितना हो जाएगा 32, यहाँ है 14 तो यहाँ कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ओके। फिक्स मास, ध्यान दो, फिक्स मास दिमाग में रखो, फिक्स मास का था। अब अगर आप रेशो लेके चलते हो यहाँ पर, तो ये रेशो आपकी क्या बन रही है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो आपकी जो रेशो बन रही है वो आपकी रेशो क्या बन रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी रेशो बन रही है 16:32:24:24:32:40। और अगर आप इसको सिंपल 8 से डिवाइड करते हो तो आता है 2, 4, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये आ गया 2:4:3:4:5। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ हो जाएगा कि यस, व्हेन दे कंबाइन इन अ fixed mass of the element they are in a whole number ratio. okay, सिंपल होल नंबर। सिंपल का मतलब ज़्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 इतना। ये नहीं कि एक में पहला रेशो है 23, दूसरा रेशो है 71, ऐसा रेशो नहीं होगा। ठीक है, सिंपल होल नंबर का मतलब ही समझो, सिंपल मतलब 1 से 9 के बीच में, 1 से 7, 1 से 8 के बीच में ही रेशो होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन। ओके, बढ़े आगे। अब आते हैं हम बेटा इसके चौथे लॉ पर। तो जो चौथा लॉ है बेटा, ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक्चुअली ये नॉर्मली बुक में इंसाइड में दिया नहीं जाता, बट ये है एक लॉ। ठीक है, एक्चुअली मल्टीपल और कहते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन को लेकर ही एक लॉ बना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो उसमें भी था व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन, है ना, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट एलिमेंट है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर 2 डिफरेंट एलिमेंट है। ओके, व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट, ध्यान से सुनो, व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन with a fixed mass of third element, ठीक है, then they bear a simple then the ratio in which the ratio in which they combine themselves and with other element bear a simple whole number ratio, जब 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से, तो जो जिस रेशो में वो कंबाइन कर रहे हैं अपने आप से और उस अदर एलिमेंट से, दे विल बी बियर अ सिंपल होल नंबर रेशो। चलो समझते हैं इसका। जैसे C+O2 गिव्स CO2, S+O2 गिव्स SO2,
the fixed mass when two different element combined with a fixed element, okay, then their ratio, ध्यान से सुनो, दे जिस रेशो में कंबाइंड हुए हैं, अब इस रेशो को अगर हम निकालते हैं, इसकी रेशो क्या निकलेगी, देखिए यहाँ पर है 12:32, यहाँ पर है 32:32. So what will the ratio come out from this? What will the ratio come out from this? So ratio come out from this is 12/32 divided by 32:32. It will be 12:32. Or you can easily say 3:8. Make it first. समझो, when two different element combined with a fixed mass of the third element, then the ratio in which they combine, जिसमें वो combine किए, जिस ratio में combine किए, okay, then then the ratio in which they combine is bears a simple whole number ratio with the element in which they themselves combine. मतलब अब ध्यान सुनो, in the ratio combine themselves, ठीक है, then the ratio in which they combine themselves and other element bears a whole number ratio. ये तो other element के साथ रिएक्ट करने पर रेशो आ गई. अगर C और S खुद रिएक्ट करते तो क्या बनाते हैं, CS2. अब CS2 में क्या रेशो आती है, C का होता है बेटा यहाँ पर 12 और इसका कितना होता है 64. क्या रेशो बनी बेटा, 3:4 12 4 चौक 3:16. ठीक है ना, ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार लो है. जब दो डिफरेंट एलिमेंट एक फिक्स एलिमेंट एक थर्ड एलिमेंट जो इसका मास फिक्स है उससे रिएक्ट करते हैं तो वो दो कंपाउंड बनाएंगे. उन कंपाउंड में जो उनका जो रेशो होगा और जब वो आपस में जो रिएक्ट करेंगे उनका जो रेशो होगा वो एक होल नंबर रेशो होगा. यानी कि ये जो रेशो आई है सेकंड और ये फर्स्ट. अब अगर हम फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड करते हैं तो 3:8 डिवाइड बाय 3:16 विल बी इक्वल टू 1:2. आगे होल नंबर रेशो. ठीक है, ओके. सो ध्यान दो, अगर दो एलिमेंट मिलके बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं तो मल्टीपल प्रोपोर्शन. लेकिन अगर तीन एलिमेंट मिलते हैं, तीन डिफरेंट एलिमेंट मिलते हैं तो हमेशा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके जेईई में. ओके, तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जब कभी भी आपसे पूछता है कि ये बताइए कि दो डिफरेंट एलिमेंट है वो कंबाइन करके थर्ड एलिमेंट के साथ, और बताओ इनका क्या होल नंबर रेशो क्या होगा. ध्यान दो, ये दो एलिमेंट इस थर्ड एलिमेंट से टकराएंगे. ठीक है, ये दो एलिमेंट इस थर्ड एलिमेंट से टकराएंगे. तो अब आप खुद ध्यान से सुनो, अगर ये दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है, ठीक है, और मैं ये लेके चल रहा हूँ ये थर्ड एलिमेंट है. ठीक है, ध्यान सुनना, ये दो एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट. अब ये दो एलिमेंट इस थर्ड एलिमेंट से लग रहा है, इसने एक कंपाउंड बनाया, इसने एक कंपाउंड बनाया. ठीक है, तो इन दोनों का जो मास होगा इस कंपाउंड के साथ और इन दोनों का अपना जो मास होगा जो हम आपस में कंबाइन करेंगे, इट विल बी अ होल नंबर रेशो. ओके, नोट डाउन. चलिए जी, समझ आ गया यहाँ तक. चलो आगे बढ़ते हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं बेटा, जैसे मैंने C और H2 लिया है, H2 और S का भी है, H2 और O का भी है. ठीक है, फिर SO2 का है, तो वो भी कर सकते हो आप. तो बेटा अब जो मैं आपके सामने अगला करके दिखा रहा हूँ, अगला जो क्वेश्चन जो है आएगा इसमें, ये है आपका एवोगाड्रो लॉ. एवोगाड्रो लॉ या एवोगाड्रो हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस वो होता है जो माना होता है, सिंपल. ठीक है, अपने मन से मान लिया लेकिन प्रूफ हो जाता है आगे. ठीक है, हाइपोथेसिस बिकम लॉ. एवोगाड्रो बहुत ही महान इंसान था, महान साइंटिस्ट. इसने क्या कहा था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस अंडर द कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर contain same number of molecule. देखो बेटा, ऐसे कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने एक बैलून फुलाया, ठीक है, 10 ml का, एक दूसरा बैलून फुलाया 10 ml का, दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखा, से 1 बार प्रेशर, से 298 केल्विन. ओके,
अब यहाँ पर आपने रखा हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर रखा ऑक्सीजन गैस, तो ये कहता है अगर 10 ml में यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल H2 के मिलेंगे तो यहाँ भी 100 मॉलिक्यूल O2 के मिलेंगे, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और यू कैन से दैट सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, ओके, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे इसमें, ओके। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि जो आपका इक्वल वॉल्यूम है तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन फास्ट। ठीक है, अगर दिमाग में सवाल आता है आपके कि सर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो क्या होगा, देखो बेटा वॉल्यूम बढ़ा दिया ना तो समझ लो मॉलिक्यूल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो किसी के वॉल्यूम V में मॉलिक्यूल X है तो वॉल्यूम डबल कर दें तो वॉल्यूम मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू N, वेयर N इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका अगला लॉ आता है बेटा, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे हम कहते हैं गैल-लुसिक लॉ। देखो बेटा गैल-लुसिक लॉ क्या कहता है, व्हेन टू और मोर गैसेस कंबाइन टू फॉर्म रिएक्शन, ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा गैसेस रिएक्ट करके एक रिएक्शन बना रही, देन दे डू सो इन वॉल्यूम if all reactant and product are gas and bears a whole number ratio। मैं कोई भी स्टेटमेंट किताब ही नहीं रखता, सेल्फ मेड, ओके, सेल्फ मेड है ये। तो समझो इसका मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा गैस रिएक्ट करती हैं, ठीक है, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम। पहली बात गैस होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वॉल्यूम होना, और वो किस प्रकार रिएक्ट करती है, वॉल्यूम में, ओके। उसका हमेशा जब भी हम परसेंटेज लेंगे किस में लेके चलेंगे, वॉल्यूम में लेके चलेंगे, ओके। और वो एक होल नंबर रेशो से क्या करेंगे, बियर करेंगे। ध्यान दो गैसेस जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स अस 2NH3 गैस, वेरी फेमस रिएक्शन ऑफ हाइबर प्रोसेस। हालांकि ये रिवर्सिबल होता है बट अभी कंसिडर कर रहे हैं रिवर्सिबल नहीं है। ये गैस में है, यस, ये भी गैस में है, यस, ये भी गैस में है, यस। सो द रेशियो विल बी 1:3:2। मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम लेते हो, इसका एक वॉल्यूम यानी कि एक वॉल्यूम ऑफ N2 combine with 3 volume of H2 to give 2 volume of ammonia. Now it is up to you whether you want to take volume in milliliter or liter or centimeter cube. It is totally up to you. नोट एक क्वेश्चन कराते हैं इसमें, बढ़िया वाला, मज़ा आएगा। लिख लिया बेटा, ओके। ध्यान देना यहाँ पर ना सब जगह कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर है, लिख सकते हैं यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक मस्ट है, जब गैस की बात आती है तो हमेशा मस्ट होता है, जैसे एवोगाड्रो लॉ में भी मस्ट है, ठीक है। मास में इतनी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब गैस आता है तब ये चीज़ देनी पड़ती है, ओके। चलो जी, अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल बढ़िया वाले। चलो देखो बेटा, आपके सामने मैं ना दो न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोनों न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। N2 plus 3H2 gives us 2NH3। दिस इज गैस, दिस इज गैस, दिस इज गैस।
and C2H6 plus O2 gives us CO2 plus water. ओके, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, फाइंड, या तो ऐसे ले लो, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं अपने तरफ से ले रहा हूँ 20 ml ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान से सुनो, 20 ml ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। या तो सिंपल लिख लो, फाइंड द अमाउंट ऑफ अमोनिया व्हेन 20 ml ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक है। चलो थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है, वरना पे कमेंट में कोई राइटिंग समझ नहीं आई जी। फाइंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फ्रॉम पहला केस ले रहा हूँ 20 ml नाइट्रोजन, दूसरा केस ले रहा हूँ 30 ml हाइड्रोजन, ठीक है। दो केस लेके चलते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है, 20 ml ऑफ N2 से और 30 ml ऑफ H2 से। तो बेटा सबसे पहले गैसेस में है, ठीक है, तो गैसेस के हिसाब से यहाँ पे जो रेशियो आती है, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो हम जानते हैं 1 वॉल्यूम 3 से रिएक्ट करके 2 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि 20 ml ऑफ नाइट्रोजन 30 ml हाइड्रोजन से रिएक्ट करे तो कितना अमोनिया बनेगा, बट वो लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन बन जाता है, वो इसी ही मतलब आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। अभी मैं सिंपल से यहाँ पे बता रहा हूँ गैलिलियो लॉ का, कि जैसे यहाँ पर दे दिया आपको 1 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इक्वेशन के हिसाब से देखो, यहाँ पर उसने पूछा है 20 ml ऑफ नाइट्रोजन, तो पहले हम कंपेरिजन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गिविंग यू 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, है ना, फिक्स रेशियो है, ओके। यानी कि अगर ये 1 ml है तो इट इज़ गिविंग यू 2 ml ऑफ अमोनिया। तो कितने ml के, 20 ml के, तो 20 ml ऑफ नाइट्रोजन कितना देगा बेटा आपको, 40 ml ऑफ अमोनिया, ठीक है। सिमिलरली ये तो ए पार्ट था, सिमिलरली बी के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो 3 वॉल्यूम यानी कि 3 ml मान लेते हैं, हाइड्रोजन इज गिविंग यू 2 ml ऑफ अमोनिया, ओके। तो आप ये बताओ कितने ml के, 30 ml के लिए पूछा है, तो 1 ml हाइड्रोजन विल गिव यू 2/3 and 30 ml of hydrogen will give you 2/3 into 30 which is 10 ml of ammonia, ठीक है, ओके। ध्यान से देखो, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं पक्का जवाब दूंगा आपको, ठीक है। ओके, अगला है, ये है इथेन वाला केस, ठीक है। सबसे पहले तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। पहले इसका यहाँ पर क्वेश्चन देख लो पहले कि ये जो है बैलेंसिंग वाला पार्ट किस तरह से होगा। देखो बेटा, किसी भी हाइड्रोकार्बन में आपने दिमाग में रख लो कि जब भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, जब भी हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो हमेशा वो देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सबसे पहले तो ये देगा, सबसे पहले बैलेंसिंग बताना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कितने कार्बन में 2, यहाँ पर 1, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 6, यहाँ पर 3, और यहाँ पर अगर आप कर देखते हो तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, 7, यहाँ पर 2 है तो 7/2, ठीक है। एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करना हो तो हमेशा CXHY का कंसेप्ट लगाओ। इसमें लिखो x + y/4 O2 गिव्स अस XCO2 + y/2 H2। तो अगर हम देखें यहाँ पर x यहाँ पर 2 है, y यहाँ पर 6 है, तो हम लिख सकते हैं C2H6 + 2 + 6/4 O2 गिव्स अस 2CO2 + 6/2 H2। ना अगर आप बैलेंस करो तो यहाँ पर आएगा C2H6, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7/2 आ गया बेटा, और ये आ गया 2CO2 और ये आ गया 3H2। बट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो, वो कुछ भी हो सकता है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, असाइक्लिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट बेंजीन तक हो सकता है। CH6 + O2 गिव्स अस CO2 + वाटर, ओके। डू इट योरसेल्फ।
नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं इसका। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करते रहें और पूछते रहें, ठीक है। नाउ जैसे मैं कह रहा था C2H6 प्लस 7/2O2 गिव्स अस 2CO2 प्लस 3H2O। अब यहाँ पे सवाल देखो कैसे बोल सकता है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 required find volume of O2 required and volume of CO2 produced when चलो 60 ले लेते हैं, 60 ml of ethane is burned, ठीक है। ओके, अगली क्लास मोल की क्लास होगी, ओके, इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, बिल्कुल बेसिक चलेंगे, एटॉमिक मास, मोलर मास। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे गैलोस लॉ का कैसे यूज़ हो सकता है। ये सारे गैसेस में है, लेकिन यहाँ पे ये लिक्विड दे दिया, लिक्विड दे दिया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो लॉ होगा वो सिर्फ इन 3 पर एप्लीकेबल हो, इस पर नहीं होगा। पहली बार जहाँ कोई एक चीज़ लिक्विड आ गई, कोई एप्लीकेबल नहीं, ठीक है, कोई चीज़ एप्लीकेबल नहीं। तो फिर कैसे निकलेंगे, कभी उसका पूछ ले, तब आता है लिमिटिंग एजेंट वाला पार्ट, ओके, तब आता है। देखो नहीं तो एक और है स्टोइचियोमेट्री, उसमें भी हम निकाल सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको हमने बर्न किया 60 ml, इसका 60 ml हमने बर्न किया, ध्यान दो 60 ml ये गैस है। इस तो बताओ कितना O2 चाहिए इसको बर्न करने के लिए और कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। तो पहला काम बैलेंस, ओके। नंबर 2, अब देखो पहले तो इसका देखो यहाँ पे कितना ml है, यहाँ पर 1 है, कितना ml है, 1 ml है, ठीक है। तो पहले O2 की देखें तो 1 ml ऑफ C2H6 रिक्वायर्ड 7/2 ml ऑफ O2, ट्रू, ठीक है। रेशियो सेम है, सारी सी रेशियो सेम है देगा। तो 60 ml C2H6 के लिए चाहिए बेटा 7/2 × 60 विच इज़ 230 210 ml ऑफ O2। एनी डाउट? इजी, ओके। रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से भी कर सकते हैं इसको, वो भी एक मेथड है, लेकिन आप यहाँ पे सिंपल समझ, एक पॉइंट करके समझो। नाउ अब उसने क्या कहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसका मतलब 60 ml के लिए हमें इतना ml O2 चाहिए। अब इसको हम इससे करेंगे, पहले हमने इसको इसके साथ किया, अब हम इसको इसके साथ करेंगे। अब आप बताओ 1 ml, ये A पार्ट था, अब ये B पार्ट कर रहे हैं। 1 ml ऑफ C2H6 के साथ 2 ml ऑफ CO2 बन रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 60 ml में कितना बनेगा, तो बेटा 60 ml C2H6 कितना देगा, ऑब्वियस है 120 ml ऑफ CO2, ओके। नोट डाउन, ठीक है, ओके। समझ आ गया यहाँ तक? सो ये थे बेटा क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे आपने घर पे पक्का करना है। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बट बेटा कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड, ओके। ये याद रखना, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क इज़ 90% टू सक्सेस, okay. So see you in the next video, okay, and do subscribe to my channel. Thanks for watching.
गैसेस है ना, ठीक है। तो बेटा 1 ml इतना दे रहा है तो 60 ml कितना देगा, तो 60 ml C2H6 के लिए चाहिए बेटा 7/2 इंटू 60 विच इज़ 230 210 ml ऑफ O2। एनी डाउट? इजी, ओके। रेशियो प्रपोर्शन मेथड से भी कर सकते हैं इसको, वो भी एक मेथड है, लेकिन आप यहाँ पे सिंपल 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 समझ, सिंपल एक 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 पॉइंट करके समझो। नाउ अब उसने क्या कहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसका मतलब 60 ml के लिए हमें इतना ml O2 चाहिए। अब इसको हम इससे करेंगे, पहले हमने इसको इसके साथ किया, अब हम इसको इसके साथ करेंगे। अब आप बताओ 1 ml, ये A पार्ट था, अब ये B पार्ट कर रहे हैं, 1 ml ऑफ C2H6 के साथ 2 ml ऑफ CO2 बन रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 60 ml में कितना बनेगा, तो बेटा 60 ml C2H6 कितना देगा, ऑब्वियस है 120 ml ऑफ CO2, ओके। नोट डाउन। ठीक है, ओके, समझ आ गया यहाँ तक। सो ये थे बेटा क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे आपने घर पे पक्का करना है, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बट बेटा कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड, ओके। ये याद रखना, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क इज़ 90% टू सक्सेस, okay. So see you in the next video, okay, and do subscribe to my channel. Thanks for watching.